ज्ञान के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लुसेंट सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से दक्षिण भारत का इतिहास मात्र एक टॉपिक बचा हुआ है, जिसे हम लोग किसी अन्य क्लास में उसे भी कर लेंगे। लेकिन आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आज का लेक्चर है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश थे, जिसमें से हम लोग पाँचों राजवंश के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं गुलाम वंश से। देखिए, गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 ईस्वी में रखा था। वह मूलतः मोहम्मद गौरी का दास और गुलाम था। 24 जून 1206 ईस्वी को ऐबक ने स्वयं को शासक घोषित किया। वही शुरुआती राजधानी उसने लाहौर को बनाया था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। हालांकि उसके जीवन काल में यह पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि उसकी मृत्यु उससे पहले ही हो गया था। कुबुत यानी कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। यानी कि उदार दान पुण्य के कारण उसे लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। यानी कि मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला उसका सेनापति बख्तियार खिलजी था। यानी मशहूर नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसे ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1210 ईस्वी में चौगान क्या होता है? एक तरह का घुड़सवारी खेल होता था। खेलते समय घोड़े से गिरने से ऐबक की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर में ही दफना दिया गया। उसके बाद आराम शाह मात्र 8 महीने के लिए गद्दी पे बैठा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। वह भी ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था। यानी इल्तुतमिश क्या था? ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था। और उसकी मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश क्या था? बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से लेकर दिल्ली हस्तांतरित कर दिया। 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के खलीफा से सुल्तान पंथ की औपचारिक मान्यता मिली। ऐसा करने वाला वह भारत का पहला शासक बना। यानी कि कहाँ से मिला? यानी कि बगदाद के खलीफा से उसे क्या मिला? सुल्तान का पद का औपचारिक मान्यता मिला। और ऐसा करने वाला दिल्ली का वह पहला शासक बना। इल्तुतमिश का देहांत अप्रैल 1236 में ईस्वी में हो गया था। यानी इल्तुतमिश का देहांत कब हुआ गया? अप्रैल 1236 ईस्वी में। उसके बाद उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, और जो कि एक अयोग्य शासक साबित हुआ। वह सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी। यानी कि जब उसके इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब गद्दी पर बैठा तो वह सत्ता नहीं चला रहा था, जिसके कारण उसे अयोग्य शासक कहा गया। लेकिन उसकी जगह उसकी मां शाह तुर्कान सत्ता चला रहा था। तुर्क सरदारों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान को सिंहासन सौंपा। वह दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका बनी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुष जैसी पोशाक यानी कि चोगा और कुलाह पहननी शुरू किया और दरबार में खुले चेहरे आना जाना शुरू कर दिया। उसने याकूत को अमीर ए आखूर, जो कि घुड़सवार का प्रमुख था, उसे नियुक्त किया, जिसके कारण तुर्क सरदारों नाराज हो गए उससे और उसे कैद करके मुइजुद्दीन बहराम शाह को सत्ता सौंप दिया। यानी कि रजिया सुल्तान को हटा दिया और किसे? मुइजुद्दीन बहराम शाह को सत्ता की गद्दी पे बैठा दिया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर पुनः गद्दी पाने की कोशिश किया, पर असफल रहा। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं ने रजिया सुल्तान की क्या कर दिया? हत्या कर दिया, और उसके साथ साथ अल्तुनिया को भी हत्या कर दिया। बहराम शाह की मई 1242 ईस्वी में हत्या हुई और उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शासक बना। 1246 ईस्वी में संयंत्र रचकर बलबन ने मसूद शाह को हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बैठाया। यानी 1246 ईस्वी में बलबन ने किसे गद्दी पर बैठाया? नसरुद्दीन मोहम्मद को। किसे हटाकर? अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाकर। यह सुल्तान टोपी सिलकर अपना गुजारा करता था और बलबन ने अपनी बेटी का विवाह भी इससे किया था।
यानी कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र पहला शासक है जो टोपी सिलकर अपना क्या करता था, गुजारा करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बलबन का असली नाम बहारुद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम रह चुका था। उसी ने तुर्काने ए चिहलगानी यानी कि चालीसा के सरदारों के गुट को क्या किया था, समाप्त कर दिया था। 1266 ईस्वी में बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सरदार में सिजदा पैबोस यानी कि दरबार में जो था यानी कि बलबन ने अपने दरबार में सिजदाए पैबोस यानी कि झुककर अभिवादन करना और पैर चूमना प्रथा उसी ने शुरू किया और तथा फारसी शैली पर आधारित नवरोज उत्सव का भी प्रारंभ किसने किया था, बलबन ने किया था। विरोधियों के प्रति उसकी नीति लौह एवं रक्त यानी कि कठोर दमन की नीति था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलुग खां की उपाधि दिया था, यानी कि नसरुद्दीन मोहम्मद जो था उसे क्या कहा था, उलुग खां की उपाधि दिया था। उसके दरबार में मशहूर फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। यानी कि बलबन के दरबार में मशहूर कवि कौन कौन रहते थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था, यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स था। चलिए अमीर खुसरो के बारे में कुछ तथ्य देखते हैं हम लोग। अमीर खुसरो का असली नाम क्या था, मोहम्मद हसन था, जिसका जन्म 1253 ईस्वी में पटियाली यानी बदायूं के निकट उत्तर प्रदेश में हुआ था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक कई सुल्तानों के दरबार में रहे। उन्हें तूतिए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय भी किसे जाता है, अमीर खुसरो को, सितारा एवं तबले का। चलिए हम लोग आप देखने वाले हैं गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश की कब से कब तक चला है, 1290 से 1320 तक। चलिए 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की। कौन, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने वह अपना राजधानी का किसे बनाया था, किलो खरी को। 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर इलाहाबाद में उसकी हत्या कर दी और 22 अक्टूबर 1296 को स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। बचपन में अलाउद्दीन खिलजी को अली या गुरसास्प नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन ने नगद वेतन देकर अस्थायी सेना की व्यवस्था की शुरुआत किया था, यानी दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना की स्थापना किया था और सैनिकों को नगद वेतन देता था। यह सल्तनत काल की सबसे बड़ी अस्थायी सेना था। सैनिकों और घोड़ों की हुलिया लेखन और दाग प्रथा की शुरुआत भी किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व की दर बढ़ाकर उपज का आधा यानी कि 50% कर दिया और खम्स यानी कि लूटे गए माल में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। किसमें, खम्स में। खम्स क्या था, एक लूटे हुए माल यानी कि सैनिकों द्वारा लूटा हुआ माल जो लाता था उसे खम्स कहा जाता था। उसमें पहले क्या था, सैनिकों की हिस्सा कितना था, 1/4, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 3/4, यानी कि 4 में से 3 हिस्सा अब शासक के पास रहेगा। कम तलने वाले व्यापारियों को कड़ी सजा यानी कि शरीर से मांस काटने तक के आदेश यानी कि देने का आदेश देकर उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सख्ती से लागू किया था। दक्षिण भारत विजय के लिए उसने अपने सेनापति मलिका कफूर को भेजा था, यानी दक्षिण भारत विजय के लिए उसने किसे भेजा था, अपने सेनापति मलिका कफूर को, जिसे 100 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खम्भा वाला महल का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने दैवीय अधिकार का सिद्धांत अपनाया और खुद को सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। यानी कि अब वो किसका सिद्धांत दिया था, दैवीय अधिकार का सिद्धांत। वही राजत्व का सिद्धांत बोलेगा तो बलबन दिया था, और खुद को क्या कहता था, सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर। बाजार पर नियंत्रण हेतु मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था तथा परवाना यानी कि नवीस नामक अधिकारी परमिट जारी करता था। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुआ, 5 जनवरी 1316 ईस्वी को।
उसके बाद उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सिंहासन पर बैठा, जिसे स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनना पसंद था। उसने खलीफा की उपाधि धारण किया था। यानी कौन? मुबारक खिलजी, जो स्त्रियों जैसा कपड़ा पहनने में उसे इंटरेस्ट था। उसने खलीफा की उपाधि भी धारण किया था। उसके वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में उसकी हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठ गया और पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया। यानी खुसरो खां जो था, उसका क्या था? वजीर था, और उसका हत्या करके वह स्वयं गद्दी पर बैठ गया और क्या? पैगंबर की सेनापति का उपाधि धारण किया था। चलिए, बाजार नियंत्रण से जुड़ी हम लोग कुछ तथ्य देखने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। तो चलिए, इस पद और उसका कार्य क्या क्या था। तो पहला पद है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत का काम क्या था? व्यापारियों और पूरे बाजार नियंत्रण पर निगरानी करना। वही दूसरा था सहनाए मंडी, जिसका काम था प्रत्येक बाजार का अध्यक्ष। यानी प्रत्येक बाजार का अध्यक्ष क्या था? सहनाए मंडी कहलाता था। वही बरीद क्या कहलाता था? बाजार का आंतरिक निरीक्षण। बरीद का काम था बाजार का आंतरिक निरीक्षण करना। वही मुनहियान क्या और या गुप्तचर, जो गुप्त सूचना एकत्रित करता था। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति विस्तृत जानकारी, यानी अलाउद्दीन की जो आर्थिक नीति था उसकी विस्तृत जानकारी हमें किससे मिलता है? जियाउद्दीन बर्नी की रचना से। जबकि अमीर खुसरो की खजाइनुक फुतुह इब्न बतूता की रिहला और इनामी फुतुह असलातीनिन की महत्वपूर्ण स्रोत है इसका। यानी कि इसकी बाजार नियंत्रण की प्रणाली के बारे में हमें आए जियाउद्दीन बर्नी की रचनाओं से मिलता है, अमीर खुसरो की रचनाओं से, इब्न बतूता की रचनाओं से और रिहला की रचनाओं से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूल्य नियंत्रण को कारगर बनाने में किस किस, मतलब कि दो पद था जिसका अहम योगदान रहा था। वो कौन कौन से पद था? मुहतसिब, जिसे सेंसर अधिकारी भी कहा गया है, और दूसरा था नाजीर, जिसे नाप तौल का अधिकारी भी कहा गया है। दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका था। राजस्व सुधार के तहत अलाउद्दीन ने सबसे पहले मिल्क, इनाम और वक्फ भूमि को वापस लेकर खालसा भूमि में बदल दिया। यानी कि जो इनाम के रूप में भूमि दिया जाता था वो, और वक्फ भूमि जो था उसे लेकर किस में? खालसा भूमि में बदल दिया। और इस पे अधिकार किसका होता था? शासक का। 2 नए कर लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चराई कर, जो पशुओं पे लगाया जाता था, वही दूसरा घड़ी कर, जो घरों और झोपड़ियों पे लगाया जाता था। तो चलिए हम लोग आप देखने वाले हैं यानी तुगलक वंश। तुगलक वंश कब से कब तक चला था? 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। चलिए, 5 सितंबर 1320 ईस्वी को काजी मलिक ने खुसरो खां को हराकर सत्ता हथियाया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गद्दी संभाला। किसके नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। उसने लगभग 29 बार मंगोलों के हमले को विफल बनाया था। अलाउद्दीन के समय से जब्त की गई अमीरों की जमीन को उसने क्या किया? लौटा दिया फिर से। सिंचाई हेतु कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। नहर बनवाने वाला वह प्रथम शासक भारत का था। यानी कि जब पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम पहला शासक था जिसने नहरों की शुरुआत किया था, तो वो कौन सा शासक था? गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया था, जहां रोमन शैली में एक दुर्ग भी बनाया गया था जिसे 56 कोट भी कहते हैं। 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा बनाए गए एक लकड़ी के महल के गिरने से गयासुद्दीन की क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राजगद्दी पर बैठा। जूना खान कौन था? वही गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र था, जो किसके नाम से बैठा गद्दी पे? मोहम्मद बिन तुगलक के, जिसे MBT के नाम से भी जानते हैं हम लोग। मध्यकाल के सभी सुल्तानों में सबसे अधिक शिक्षित और विद्वान माना जाता था इसे, लेकिन अपनी विलक्षण यानी कि गलत योजनाओं के कारण उसे पागल और रक्त प्यासू भी कहा गया है। कृषि विकास हेतु उसने अमीर ए कोही यानी कि अमीर ए कोही नामक नया विभाग बनाया था। यानी कि MBT ने कृषि विकास के लिए एक नए विभाग का निर्माण किया था, उसे क्या कहा गया था? अमीर ए कोही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा था।
चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक की 4 प्रमुख योजनाओं के बारे में क्रमानुसार देखते हैं। पहला था द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, यानी द्वाब के क्षेत्र में उसने कर वृद्धि किया था, लगभग 50% कर लगाया था। वो कब था? 1326 से 1327। वही राजधानी परिवर्तन कब किया था? 1326 1327 के बीच में। वही सांकेतिक मुद्रा, जिसे टोकन मुद्रा का प्रचलन कहते हैं, वह कौन लाया था? एमबीटी ने ही लाया था। और चौथा था खुरासान और कराचिल अभियान, यानी खुरासान पे यानी किसने अभियान चलाया था? एमबीटी ने, लेकिन वो भी असफल रहा था। टोकन मुद्रा के तहत उसने तांबा पीतल के सिक्के जारी किए, जिसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर रखा गया था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता करीब 1333 ईस्वी में भारत आया। उसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी बनाया था, यानी कि एमबीटी ने उसे दिल्ली का काजी बनाया। 1342 ईस्वी में उसने उन्हें चीन दूत बनाकर भेजा। उसकी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के काल का क्या था? वर्णन किया गया है, जिसमें डाक और गुप्तचर व्यवस्था का भी चर्चा किया गया है। 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोंडाल में मोहम्मद तुगलक की क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। इतिहासकार बर्नी ने उसकी मृत्यु पर लिखा है कि आखिरकार जनता उससे मुक्त हुई और वह जनता से मुक्त हुआ। कौन? इतिहासकार बर्नी। तो ये इम्पोर्टेंट रखिएगा, कभी कभी पूछता है ये इतिहासकार बर्नी के बारे में, जो आखिर कौन सा मतलब विद्वान था जो जिसे मतलब एमबीटी को जिसने कहा था कि मुक्त यानी कि जनता उससे मुक्त हुई या वह जनता से मुक्त हुआ। उसके शासनकाल में ही दक्षिण भारत में हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर राज्य की क्या था? नींव डाला था। तथा 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। यानी दक्षिण भारत में 2 राज्य स्थापना हुआ था एमबीटी के समय। पहला था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी संस्थापक कौन था? हरियर और बुक्का दोनों भाई था। वही दूसरा था अलाउद्दीन बहमन शाह, जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, यानी कि मोहम्मद तुगलक जो था वो किसका था? अलाउद्दीन, यानी कि शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। सल्तनत का वह पहला शासक था जो अजमेर की मुइनुद्दीन चिश्ती दरगाह और बहराइच की सलार मसूद काजी का मकबरा पे क्या गया था? मजार पे गया था। कौन? एमबीटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। थट्टा के पास 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसका पहला राज्याभिषेक हुआ। फिर अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में दूसरी बार खलीफा ने उसे कासिम अमीर ए मोमिनीन की उपाधि दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिरोज ने 24 करों को खत्म करके केवल 4 कर, यानी कि फिरोज शाह जो था वो 24 कर को क्या किया? समाप्त करके केवल 4 कर लगाया था। पहला था खराज, दूसरा था खुम्स और तीसरा जाजिया और जकात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था, यानी फिरोज शाह पहला शासक था जो क्या था? ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया था। और सिंचाई कर यानी उपज का 1/10 भी उसी ने ही लगाया था। उसने 5 बड़ी नहरों और लगभग 300 नए नगर बसाए थे, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख थे। यानी कौन? फिरोज शाह जो था वो टोटल कितने? 300 नए नगर बसाए थे और कितने? 5 नए नहरों का निर्माण करवाया था। सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह ने। वही 300 नए नगर बसाया था, जिसमें प्रमुख शहर था फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। खिजराबाद और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। कौन? फिरोज शाही ने। चलिए, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवा बच्चियों और सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किया था। तो किस किस का दीवान ए खैरात का काम किया था? अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवा और बच्चियों को सहायता के लिए। फिरोज के शासनकाल में सल्तनत काल में सर्वाधिक लगभग 1,80,000 दास रखे गए थे, जिसकी देखभाल हेतु दीवान ए बंदगान विभाग बनाया गया था। तो पूछेगा दीवान ए बंदगान नामक विभाग किसने बनाया था? तो फिरोज। और वह उसका काम क्या था? दासों का देख रेख करना। उसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी और जियाउद्दीन बर्नी और
खम्स ए सिराज अफीम को संरक्षण दिया था, अफीफ को संरक्षण दिया था। ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का फारसी अनुवाद दलाइते फिरोज शाही नाम से करवाया था। फिरोज की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया था। उसके काल में बना खान ए जहां तेलंगानी यानी कि तेलंगानी का मकबरा जेरूसलम की उमर मस्जिद जैसा माना जाता है। यानी कि फिरोज की मृत्यु कितना कब हुआ था? 1388 ईस्वी में। उसके काल में बना क्या? खान ए जहां तेलंगानी यानी कि मकबरा, जो जेरूसलम के उमर मस्जिद के जैसा दिखता है। जेरूसलम जानते हैं इस्लाम धर्म के लिए पवित्र स्थल माना गया है। फिरोज ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग बनवाया था। यानी फिरोज ने ही फिरोज शाह का कोटला कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। चलिए देखते हैं। वंश का यानी कि अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। यानी तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद, जिसका शासन दिल्ली से पालम तक सीमित कर रह गया था। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने उसके समय दिल्ली पर क्या किया था? आक्रमण किया था। आपसे पूछेगा किस दिल्ली सल्तनत का यानी तुगलक वंश का कौन सा शासक था जिसके समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था? तो वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। कब? 1398 ईस्वी में। इसी दौर में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य स्थापित कर मलिक कुर्सक यानी कि पुराधिपति की उपाधि धारण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का तुगलक वंश हो गया। आप देखने वाले हम लोग सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक चला था? 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। तो चलिए देखते हैं सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक था खिज्र खां, जो सुल्तान की उपाधि न लेकर स्वयं को क्या कहा था? रैयते आला कहलाता था। वह तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लड़ते समय तैमूर ने उसे सुल्तान लाहौर का दीपालपुर का प्रशासक बनाया था और वह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। यानी कि तैमूर के पुत्र को क्या बोलता था? यहाँ से कर भेजा करता था खिज्र खां। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गया था। उसका पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण किया था। याहिया बिन अहमद सरहिंद को मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। उसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में इस वंश की जानकारी मिलता है। किसके? याही यानी कि याही बिन अहमद सरहिंद का पुस्तक कौन था? तारीख ए मुबारक शाही, जिसमें इस सैयद वंश के बारे में हमें वहाँ से जानकारी मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यमुना किनारे मुबारकाबाद नगर मुबारक शाह ने ही बसाया था। यानी कि यमुना के किनारे जो मुबारकाबाद शहर बसाया था वो किसने बसाया था? मुबारक शाह ने। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था और इसका कुल शासनकाल लगभग 37 वर्ष चला था। यानी कि सैयद वंश का टोटल शासन कितना रहा? 37 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट और अंतिम देखते हैं हम लोग लोधी वंश के बारे में, जिसकी लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसका संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने 19 अप्रैल 1451 को बहलोल यानी कि शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। उसने दिल्ली में पहला अफगान राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। यानी लोधी वंश कौन था? ये लोधी वंश जो था वो क्या था? अफगान वंश ही लोधी वंश कहलाता था, जिसका श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोधी को। उसी ने बहलोल सिक्के चलाए और अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर संबोधित किया था। क्या? मकसद ए अली कहकर संबोधित किया था। उनके खड़े रहने पर वह स्वयं भी खड़ा रहता था। यानी कि वह अपने जब सरदार उसके राजभवन में जाता था तो वह यह भी खड़ा हो जाता था, क्योंकि यह सम्मान की दृष्टि से अपने सरदारों को देखता था, यानी बराबरी का अधिकार देता था। पुनः निजाम खान ने 14 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया और नाम यानी कि नाम का मापक पैमान क्या किया था? यानी कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर बसाया था। कब? 1504 ईस्वी में आगरा नगर। वही सिकंदर लोधी के बारे में है। नाप का मापन पैमाना किसने जारी किया था? गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोधी ने ही। गज ए सिकंदरी जो नाप तौल के लिए था। वह गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं भी लिखता था।
उसने आगरा को राजधानी बस बनाया था और संस्कृत आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद फरहंगे यानी सिकंदरी नाम से भी करवाया था। या इसने यानी सिकंदर लोधी ने कहा अपनी राजधानी कहाँ किया था, आगरा रखा था। उसने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़ा तथा हिंदुओं संतों की तीर्थ यात्रा और मुस्लिम स्त्रियों पर पीर दरगाह पर जाने से क्या किया, रोक लगा दिया था। सिकंदर लोधी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को उसी दिन पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से क्या गद्दीहीन किया, यानी कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हारकर मारा गया। तो आपसे पूछेगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो दोनों के बीच लड़ाई हुआ था जिसमें बाबर का जीत हुआ, इब्राहिम लोधी वहीं मारा गया युद्ध में। बाबर को भारत पर आक्रमण का न्योता पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम के चाचा आलम खां ने दिया था। सिकंदर लोधी के वजीर ने मठ ए मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो चलिए हम लोग आज लगभग 5 राजवंश के बारे में देख लिए। तो अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था, यानी दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था, सबको पता है। दूसरा, बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीरों का प्रभाव घट गया था, यानी बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीरों का प्रभाव क्या होता था, घट गया था। जबकि लोधी काल में यह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अमीर क्या करता था, प्रभावित करता था सत्ता को। अमीरों का एक गुट हुआ करता था दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहते थे, यानी कि मंत्रिपरिषद को दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था, मजलिस ए खलवत, जिसकी बैठक मजलिस ए खास में होती थी। मजलिस ए खास एक भवन था, उसी में होती थी इसकी बैठक। यानी कि बार ए खास में सुल्तान सभी दरबारियों तथा खानों, अमीरों और मलिकों को बुलाता था। बार ए आजम में राजकीय कार्य निपटाए जाते थे, यानी कि आपसे पूछेगा बार ए आजम में क्या किया जाता था, राजकीय कार्य की निपटारा किया जाता था। देखिए प्रमुख मंत्री और उससे रिलेटेड विभाग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का। तो वजीर का पद देखते हैं। वजीर क्या था, प्रधानमंत्री और राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। वही मुशरीफ एवं मुमालिक क्या होता था, महालेखाकार, प्रांतों की आय व्यय का हिसाब रखता था। वही मजुम आदार क्या था, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। और नेक्स्ट देखिए क्या है, खजीन क्या था, कोषाध्यक्ष। खजीन को क्या कहा जाता था, कोषाध्यक्ष। वही आरिज ए मुमालिक को क्या बोला जाता था, सैन्य प्रमुख। इंग्री दीवान ए अर्ज के नाम से भी यह प्रसिद्ध था। देखिए सद्र उल सुदूर धर्म और दान विभाग का प्रमुख था। सद्र उस सुदूर क्या था, दान विभाग का प्रमुख था। काजी उल कुजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था, काजी उल कुजात, जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। बरीद ए मुमलिक यानी गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। वही वकील ए दर क्या था, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं करता था। उसे यानी सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं करने के लिए एक संगठन बनाया गया था जिसे कहा जाता था वकील ए दर, जिसमें बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे। चलिए विभाग स्थापित करने वाले सुल्तान के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। दीवान ए यानी कि मुस्त खराज, यानी कि वित्त से रिलेटेड था। दीवान ए मुस्त खराज, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। वही दीवान ए को ही कृषि विभाग का हम बताए थे पहले, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, MBT। वही दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग से रिलेटेड था, वो बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। वही दीवान ए बंदगानी जो दास के लिए बनाया गया था, वह फिरोज शाह तुगलक। इसी के समय सबसे ज्यादा दास था, 1,80,000 के आसपास। दीवान ए खैरात,
इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। वही दीवान ए इस्तिहाक यानी जो पेंशन से रिलेटेड था, उसका भी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को इक्ता यानी कि सूबा में बांटा गया था, यानी कि जो अभी के वर्तमान में प्रांत को उस समय क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था, जहां नायब वली मुक्ति शासन चलाते थे। इक्तों को यानी कि इक्तों के आगे सिक्कों यानी कि जिलों में बांटा गया था, जहां सिक्केदार सैन्य प्रशासक हुआ करता था। सिक्कों को परगना में बांटा गया था, जिसका प्रमुख आमील और लगान तय करने वाला अधिकारी यानी कि मुशर्रिफ हुआ करता था, जो मुशर्रिफ कहलाता था, जिला वाला। सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, जो लगभग सभी राजवंश में वही रहा है। 100 गांव की देखरेख करने वाले को क्या कहा जाता था? अमीर ए सदा। अमीर ए सदा जो 100 गांव की देखरेख करता था। सब यानी अस्थाई सेना को खास यानी कि खास खेला कहा जाता था। अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? खास खेला। मंगोल सेना की दशमलव प्रणाली को यानी सल्तनत कालीन सेना का आधार बनाया गया था, यानी कि दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सेना का क्या आधार बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजस्व कर व्यवस्था के बारे में। राजस्व कर से रिलेटेड देखते हैं। तो उस्र था पहला, जो मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर के रूप में। वही दूसरा क्या था? खराज, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर। तीसरा था जकात, जो मुसलमानों पर धार्मिक कर यानी संपत्ति का 1/40 हिस्सा जकात कर के रूप में दिया जाता था। किससे लिया जाता था? सिर्फ मुसलमानों से, धार्मिक व्यवस्था के लिए। वही जजिया कर, गैर मुसलमानों पे धार्मिक कर लगाया जाता था। और अंतिम देखते हैं खम्स, जो लूटे गए धन यानी खजाने का 1/5 सुल्तान का होता था, शेष 4/5 सैनिकों यानी कि खोजकर्ता का होता था। अपवाद को छोड़ के फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी ने पूरा हिस्सा सैनिकों के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उसी में पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी ने तो 3/4 कर दिया था, यानी कि 4 का 3 हिस्सा शासक के पास रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल में बारूद से गोला फेंकने वाला मशीन को मंगलिक या अर्राद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा समाप्त किया था, जिसे फिरोज तुगलक ने पुनः शुरू किया दिया, यानी कि एकता प्रथा की अंत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन उसकी शुरुआत फिर से किसने कर दिया? फिरोज तुगलक ने पुनः शुरुआत कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्दा नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगवाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से आते थे। मुस्लिम कानून के चार स्रोत थे, यानी कि उस समय जो शासन व्यवस्था चलाया जाता था वह मुस्लिम लॉ के हिसाब से चलाया जाता था, जिसमें उसका स्रोत क्या था? पहला कुरान, उसके बाद हदीस और इजमा और कयास। ये 4 किताबों से वह शासन चलाने की कोशिश किया करते थे। सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्यायालय के लिए बैठता था, यानी सप्ताह में 2 दिन क्या अपना लगाता था? दरबार लगाता था, न्यायालय दरबार लगाता था। लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली यानी कि मुक्ताई कहलाती थी, यानी जो मिश्रित प्रणाली होता था लगान लगाने की उसे मुक्ताई कहलाते थे। और भूमि मापन के बाद क्षेत्रफल पर लगान तय करने की विधि मसाहत, जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने किया था। पूर्णतः केंद्र नियंत्रित भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। हमने पढ़ाया था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो अमीरों से सबसे दान की भूमि या वक्फ भूमि को लेकर किसे खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया था। खालसा भूमि में केवल केंद्र का नियंत्रण जो शासक का होता था केवल। अलाउद्दीन ने अधिकांश भूमि छीनकर खालसा भूमि में बदल दिया था। देखिए सेम चीज कह रहा है। चलिए देवल सल्तनत काल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। वही पूछेगा आप, यानी कि सल्तनत काल में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? तो देवल था। चलिए प्रमुख नगर और उसकी विशेषता के बारे में देखते हैं हम लोग। सरसूती यानी कि सरसूती जो स्थान था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? उत्तम चावल के लिए। वही अहिलवाड़ा जो शहर था वो किसके लिए था? व्यापारियों का तीर्थ यानी कि केंद्र था व्यापारियों का। वही सतगांव किसके लिए फेमस था? रेशमी रजाई के लिए। और आगरा नील उत्पादन के लिए आगरा फेमस था उस समय। और बनारस किसके लिए था? सोने चांदी और जराऊ काम के लिए। तो चलिए हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और हाँ,
एक बात कहना आप लोगों से भूल गए थे, जो लुसेंट सीरीज का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।